नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिचुएशन वुड मोस्ट स्ट्रांगली रिड्यूस ट्रांसक्रिप्शन विदाउट ऑल्टरिंग द कोडिंग रीजन? कोडिंग से वी नो कोड्स आर मेड ऑन एक्सॉन्स while non-coding regions are for introns. So ये पूछ रहा है which situation would most strongly reduce transcription without altering the exons. So first option यहाँ पे eliminate हो जाएगा क्योंकि एक्सॉन्स को ये बोल रहा है ऑल्टर नहीं करना है विदाउट ऑल्टरिंग. सो म्यूटेशन हम नहीं कर सकते एक्सॉन में, तो ये ऑप्शन यहीं पे डिडक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज म्यूटेशन इन शाइन डेलगोर्नो सीक्वेंस. वी नो ये सीक्वेंस जो है ये हम आगे डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन के टाइम पे. ये सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल होती है राइबोसोम बाइंडिंग साइट के लिए, मीन्स जहाँ पे राइबोसोम बाइंड करता है ट्रांसलेशन करने के लिए जो mRNA है उसका प्रोटीन बनाने के लिए. तो अगर इसे म्यूटेशन कर देंगे तो ट्रांसक्रिप्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सीक्वेंस ट्रांसलेशन के टाइम काम आती है, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे इसका कोई रोल नहीं होता है. नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ स्टॉप कोडोन. सो हमें पता है स्टॉप कोडोन इसमें टर्मिनेशन के टाइम पे रोल होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे इसका कोई रोल नहीं होगा, तो स्टॉप कोडोन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है. रिड्यूस करना है ट्रांसक्रिप्शन, तो इन्वर्जन ऑफ -10 रीजन, मीन्स ये जो रीजन है जो इनिशिएशन के टाइम पे सिग्मा फैक्टर को बाइंडिंग के लिए एसेंशियल होता है, आरएनए पॉलीमरेज के रिकॉग्नाइज के लिए एसेंशियल होता है, अगर इसका इन्वर्जन हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रांगली रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि बंद नहीं होगा, क्योंकि -35 रीजन की वजह से वो अभी भी कंटिन्यू बन सकता है, ट्रांसक्राइब हो सकता है, बट वो उसका एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगा. सो आवर ऑप्शन C is correct here, inversion of -10 region. So here our answer will be -10. Promoter region is orientation specific. Inverting it destroys recognition. So no transcription will take place. A strong transcription reduction will be there. Our next question is, a bacterial operon shows high transcription in vitro but very low transcription in vivo. The most likely missing factor here is, we know in vitro और in vivo के अंदर बहुत difference आ जाता है. In vitro means in a lab we are transcribing, but in vivo is live means a living cell में transcription हो रहा है. तो इधर हमें याद रखना है कि इन विवो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो लिविंग सेल्स में होता है, बट उसमें इन्फ्लुएंस आ जाता है कंप्लीट सेलुलर एनवायरनमेंट की वजह से, डीएनए टोपोलॉजी की वजह से, रेगुलेटरी प्रोटीन्स की वजह से. इसकी वजह से इट मेक्स बायोलॉजिकली रियलिस्टिक इन विवो, मीन्स लिविंग सेल्स में हो रहा है वो, बट एक्सपेरिमेंटली कॉम्प्लेक्स एंड लेस कंट्रोलेबल. मीन्स इन विवो के अंदर हमें याद रखना है कि क्योंकि लिविंग सेल्स में हो रहा है तो डीएनए इज मच मोर कॉम्प्लेक्स हियर, बट इन विट्रो के अंदर क्योंकि वो लैब में हो रहा है तो डीएनए इज लीनियर हियर. आउटसाइड लिविंग सेल्स आर यूज्ड यूजिंग प्योरिफाइड डीएनए टेम्पलेट्स आर देयर एंड ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी इज अंडर डिफाइंड कंडीशन. सो इसके अंदर बहुत हाई एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल रहता है और लैक्स मैनी नेटिव रेगुलेटरी फैक्टर्स प्रेजेंट इन द सेलुलर कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि लैब में हम बना रहे हैं तो जो नेटिव रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं वो भी एब्सेंट हैं. सो दिस इज द डिफरेंस. मीन्स अगर हम इन विवो यूज करेंगे तो यहाँ पे ट्रू क्रोमेटिन नहीं प्रेजेंट, ना ही कोई हिस्टोन्स प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से ये सुपर कॉइल्ड है. इन विवो में डीएनए सुपर कॉइल्ड है और प्रोटीन बाउंड है, बट इन विट्रो में क्योंकि डीएनए नेकेड है और लीनियर है तो इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन बहुत हाई होता है, इसमें हाई ट्रांसक्रिप्शन होता है. तो हमें याद रखना है इसके अंदर ऑप्शन C इज करेक्ट हियर. मींस डीएनए सुपर कॉइलिंग की वजह से जो इन विवो के अंदर स्टेट होती है डीएनए की, सुपर कॉइल्ड क्रोमेटिन इज प्रेजेंट, उसकी वजह से डीएनए हाई ट्रांसक्रिप्शन शो करता है. बट वहीं इन विवो के अंदर क्योंकि डीएनए सुपरकॉइल्ड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर की स्टेट में प्रेजेंट है, इस वजह से वो बहुत लो ट्रांसक्रिप्शन शो करेगा. तो हियर आवर आंसर विल बी आंसर C, डीएनए C. इन विवो और इन वाइवो के डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं क्योंकि ये आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि जब आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे आगे और कोई लिविंग सेल के अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये डिफरेंसेस बहुत इफेक्ट करेंगे, क्योंकि इन विवो के अंदर कॉम्प्लेक्स क्रोमेटिन होता है प्रेजेंट, वाइल इसके अंदर नेकेड या लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से इजीली ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है. इधर रेगुलेटरी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो इफेक्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की एफिशिएंसी को, बट इधर कोई ऐसे रेगुलेटरी फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते. Next question is, if an mRNA is produced but not translated and rapidly degraded, which transcription related element is most likely missing? तो हमें पता है mRNA जब प्रोड्यूस हो जाता है बट ट्रांसलेट नहीं हो पाता, तो इसमें जो इनिशिएशन और इलोंगेशन या टर्मिनेशन के जो फैक्टर्स हैं उनका कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि इधर ऑलरेडी mRNA ट्रांसक्राइब हो चुका है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑलरेडी. तो अब अगर वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है तो किसी एक ऐसी मशीनरी इफेक्ट हो चुकी है जो ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन के अंदर mRNA को स्टॉप कर रही है ट्रांसफर होने के लिए. मीन्स mRNA तो प्रोड्यूस हो चुका है एफिशिएंटली, बट वो अगर प्रोटीन नहीं बन रहा है तो कोई ट्रांसलेटिंग मशीनरी इफेक्टेड है एंड रैपिडली डिग्रेडेड, विच ट्रांसक्रिप्शन रिलेटेड एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली मिसिंग हियर. तो -35 नहीं होगा क्योंकि प्रिब्नो बॉक्स ऑलरेडी इनिशिएशन के टाइम पे
प्रेजेंट है इसलिए एमआरएनए इनिशिएट हुआ है। रो फैक्टर भी नहीं है क्योंकि उसने ही रिकॉग्नाइज करवाया है आरएनए पॉलीमरेज को और इसीलिए एमआरएनए प्रोड्यूस हुआ है। रो फैक्टर भी नहीं होगा क्योंकि टर्मिनेशन हो चुका है, एमआरएनए प्रोड्यूस हो चुका है। लास्ट इज राइबोसोम बाइंडिंग साइट, मीन्स नाउ द एमआरएनए स्ट्रैंड इज रेडी टू अंडरगो द ट्रांसलेशन मशीनरी, एंड बिकॉज इफ इट इज नॉट गोइंग to get translated means something related to ribosome is affected, something is not allowing it to undergo translation means ribosome binding site is affected. Here you can see mRNA strand is present, here a site is present on mRNA which decodes for ribosome binding site. This site is responsible for ribosome binding which undergoes and which helps it to undergo translation and makes protein. So here our option D will be correct, which shows that ribosome binding site is absent in on the mRNA strand. Our next question is, why is transcription translation coupling possible in prokaryotes but not in eukaryotes? Means transcription और translation coupling जो है वो prokaryotes के अंदर possible है but eukaryotes में क्यों नहीं है? First and foremost, you know that in prokaryotes there is no well-defined nucleus present. In eukaryotes it is recognized for having a well-defined nucleus around it. And now because transcription and translation both take place in both of these kind of cells, now we need to know why coupling is present here. Here you can see cytoplasm is responsible for both transcription and translation because no well-defined nucleus is present. So here you can see in prokaryote cells transcription is taking place and side by side translation is also taking place. So in couple they are taking place, so coupling is present here. But in eukaryote cells nucleus is responsible for undergoing transcription. Here transcription takes place. Once the mRNA is processed and became mRNA from pre-mRNA, it goes out of the nuclear envelope of the nuclear membrane and then it undergoes translation in cytoplasm. So because nucleus transcription related and cytoplasm is translation related, here you can see nuclear membrane is the barrier between both of these processes. So our option B, which is lack of nuclear membrane, this becomes our right option because here nuclear membrane is present in eukaryotes. So our option B will be correct here. Next question, if GC content of a terminator hairpin is artificially reduced, what happens? We know in termination, in row dependent termination in prokaryotes, we learned that a hairpin or stem loop is made. Here you can see GC rich stem is present at the end of termination. DNA RNA hybrid complex is also present where RNA is still bound to DNA. Here when GC rich stem is getting complementary to this ACG sequence, then a hairpin or stem loop structure is formed. This question is asking if GC content is artificially reduced, what happens? अगर ये GC rich यहाँ पे नहीं होगा या फिर artificially reduce कर दिया गया है, तो हमें पता है अगर ये GC rich यहाँ पे नहीं होगा तो ना ही ये hairpin structure बनेगा और ना ही termination होगा. Means it will be a simple straight mRNA strand forming on DNA template. तो हमें options देखने हैं. Termination becomes stronger, टर्मिनेशन बिकम्स वीकर, नो इफेक्ट और रो बाइंडिंग इंक्रीजेज. तो हमें पता है अगर जीसी कम होगा तो हेयर पिन नहीं बनेगा और पॉलीमरेज नहीं रुकेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि टर्मिनेशन वीक हो जाएगा. बट इस पे ऐसा नहीं होगा कि वो स्ट्रांग हो जाएगा. मीन्स अगर वो आर्टिफिशियली रिड्यूस किया गया है तो टर्मिनेशन नहीं हो पाएगा. मीन्स ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाएगा. मीन्स ट्रांसक्रिप्शन वो कंटिन्यूसली ट्रांसक्राइब होता जाएगा mRNA और टर्मिनेशन नहीं हो पाएगा. तो आवर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर विच शोज दैट टर्मिनेशन बिकम्स वीकर. Okay, so for 9th question, option B is correct. Next is, which scenario best explains why polycistronic mRNAs are evolutionary efficient? किस सिनेरियो से बेस्ट एक्सप्लेन होता है कि क्यों पॉलीसिस्ट्रॉनिक मीन्स मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, मल्टीपल जीन्स आर प्रेजेंट विच आर स्ट्रक्चरल जीन्स एंड दीज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स ओनली. सो ये पूछ रहा है कि क्यों पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनएज इवोल्यूशनरी एफिशिएंट है. इस डायग्राम में आप देख सकते हो इन यूकैरियोट्स डीएनए प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन इज प्रेजेंट. इन प्रोकैरियोट्स यू कैन सी डीएनए प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट. बिकॉज वी नो प्रोकैरियोट्स हैव स्मॉलर डीएनए, सो इससे क्या होगा कि मल्टीपल प्रोटीन्स वो बनाता जाता है सिंगल ओरी सीक्वेंस से, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस से वो मल्टीपल प्रोटीन्स मल्टीपल रिलेटेड जीन्स बनाता जाएगा, एक्सप्रेस करता जाएगा. दैट ऑल्सो साइमल्टेनियसली फ्रॉम वन प्रमोटर. एक सिंगल प्रमोटर के अंडर मल्टीपल प्रोटीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में बनते रहेंगे क्योंकि एमआरएनए उसका पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, सिंगल प्रमोटर नीडिंग है इसलिए. तो हम ऑप्शंस देखेंगे. दे प्रिवेंट म्यूटेशंस, नो. दे रिड्यूस आरएनए पॉलीमरेज यूसेज, नो. दे इंक्रीज प्रोटीन फोल्डिंग एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है तो इट विल ऑल्सो बी एलिमिनेटेड. दे अलाउ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन, सो आर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट बिकॉज साइमल्टेनियस रेगुलेशन, साइमल्टेनियस प्रोटीन प्रोडक्शन इज डन अंडर
पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA आफ्टर ट्रांसलेशन. सो ये बेस्ट एक्सप्लेन करता है इस सिनेरियो को कि क्यों ये एफिशिएंट है, बिकॉज दे अलाउ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन. सो आवर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, दैट दे अलाउ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन. सो ये 10 अनसीन CSI या नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड थे और जो मैंने सारा इनका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था अपने लास्ट वीडियो में. यू शुड गो थ्रू दीज वीडियोज बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस मोर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन रिलेटेड क्वेश्चंस. Please like and share and subscribe my channel. Thank you so much.